हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, क्लियरली मुझे सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। सिलेक्शन वे पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल की क्लास में दिल्ली सल्तनत खत्म कर लिया था हम लोगों ने, और आज की क्लास में मुगल अंपायर स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो कल हमारी बात खत्म हुई थी 1526 तक। 1526 में हमने देखा बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुआ। ये जो युद्ध है ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। किस तरीके से बाबर को दौलत खान लोदी ने बुलाया था, और साथ में यहां पर अपने चाचा आलम खान लोदी के साथ मिलकर इब्राहिम लोदी के खिलाफ कंस्पिरेसी करी। रिजल्टेंट इब्राहिम लोदी तो मारा ही गया, लेकिन दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी भी मारे गए। वो कहते हैं ना, जब आग लगेगी कहीं पर तो जद में पूरा शहर आएगा। ऐसा नहीं कि दूसरे का घर पे आग लगा के आप खुश रह लोगे, उस शहर में तुम्हारा भी घर है और आग उस घर तक भी पहुंचेगी। इतिहास हमें बार बार यह दिखाता रहा है। सो यहां तक सभी को क्लियर है। अब देखिए, बाबर के द्वारा यहां पर मुगल अंपायर की स्थापना करी जाती है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर है। हालांकि मुगल अंपायर के टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो कल भी हम लोगों ने बात करी थी इस पर। मैं बात कर रहा हूं मुगल अंपायर की। ठीक है, मुगल अंपायर का टाइम पीरियड शुरू होता है 1526 से, और मुगल भारत में शासन करेंगे 1857 तक, 1857 तक। लेकिन हमारे सिलेबस में जो मुगलों को हमें पढ़ना है वो 1526 से लेकर 1707 तक हमें पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग बीच में झलक मुगलों की देखते रहेंगे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के साथ। ठीक है, वो टाइमलाइन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग दूसरे प्रारूप में पढ़ेंगे। 1707 के बाद से उसको ब्रिटिश कन्क्वेस्ट बोलते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपनी पॉलिसीज लागू करी, किस तरीके से भारत में कन्क्वेस्ट किया, धीमे धीमे करके। पहले बंगाल को अपनी कॉलोनी बनाई, फिर मैसूर को, मैसूर के बाद मराठा साम्राज्य को खत्म किया, और उसके बाद पंजाब प्रोविंस को। ठीक है, तो वो उसको हम लोग ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि हमसे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके चार्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो फोकस्ड हैं वो किसके ऊपर हम लोग फोकस्ड रहेंगे? सबसे पहला शासक बाबर। ठीक है, बाबर का जो टेन्योर है ये ज्यादा बड़ा टेन्योर नहीं है, केवल 4 साल ही बाबर शासन कर पाएगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो 1526 से लेकर 1530 तक का टेन्योर बाबर का है केवल। बाबर के बाद इसका बेटा आएगा हुमायूं। हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का टेन्योर थोड़ा अजीब सा आपको दिखाई देगा। 1530 से लेकर 40 तक पहले यह शासन करेगा, उसके बाद यह करीब 15 साल के लिए गायब हो जाएगा। मतलब 15 साल के लिए इसे भारत छोड़ के भागना पड़ जाएगा। इन 15 साल में मुगल अंपायर खत्म हो जाएगा फिर से, लेकिन फिर से हुमायूं के द्वारा 15 साल के बाद मुगल सल्तनत की स्थापना करी जाएगी। अभी उस कहानी पे भी आएंगे, तब आप समझोगे कि क्या हुआ था। फिर 15 साल के बाद 1555 से लेकर 56 में केवल 1 साल में यह स्थापना करता है, और 1 साल में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आएगा। ठीक है, अकबर पूरे मुगल साम्राज्य में एक ऐसा शासक साबित होगा जो कि मुगल साम्राज्य को अपने चरम पर लेकर जाएगा। या आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा कामयाब अगर कोई शासक हुआ है मुगल साम्राज्य में तो वो अकबर हुआ है। सबसे ज्यादा फेमस भी, सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट भी मुगलों के अंदर अकबर के ही द्वारा किए गए हैं, और सबसे बड़ा टेन्योर भी इसी ने सर्व किया है। इसने 1556 से लेकर 1605 तक सर्व किया। पूरे 49 साल तक इसने शासन किया। अकबर के बाद इसका बेटा आएगा जहांगीर गद्दी पर। ठीक है, जहांगीर। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक शासन करेगा। उसके बाद जहांगीर का बेटा आएगा शाहजहां। शाहजहां
ठीक है। शाहजहां का टेन्योर 30 साल का है। 1628 से लेकर 58 तक यह शासन करेगा। और देन सबसे लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक और इस्लाम धर्म का कट्टर प्रचारक। 1659 से लेकर 1707 तक इसने शासन किया हुआ है। औरंगजेब ने भी अकबर के बराबर ही शासन किया है 49 ईयर तक। लेकिन दोनों के टेन्योर में जमीन और आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। जहां पर अकबर के टेन्योर में आपको बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट और बिल्डिंग मिलेंगे, वहीं पर औरंगजेब के टेन्योर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्रूअलिटी मिलेगी। एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा नहीं मिलेंगे, जैसे कि बीवी का मकबरा वगैरह और मोती मस्जिद एक बनाई गई, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। औरंगजेब के द्वारा जो भी काम किए जाएंगे वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे कि वो सब इस्लाम के ऊपर केंद्रित काम रहेंगे। ठीक है। तो हम लोग जो फोकस्ड हैं वो कहां से कहां तक रहेंगे? हम लोग मुगल अंपायर को कवर करेंगे 1526 से लेकर 1707 तक। देन हम लोग ब्रिटिश कन्क्वेस्ट में स्विच कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था बाबर के बारे में कुछ की फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक और बात, मुगलों ने भारत में कहां से कहां तक शासन किया है? तो यहां पर काबुल से लेकर पूरा, जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, आप देख सकते हो, बहुत बड़ी टेरिटरी पर लगभग पूरे भारत पर इन्होंने शासन किया हुआ है। ठीक है। एक अगर हम ये मालाबार वाला रीजन दक्षिण में अगर छोड़ दें तो लगभग पूरे भारत पर इन्होंने एक समय पर कब्जा किया है। इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम है। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे वाले दिन हुआ था, 14 फरवरी 1483 में। काबुल में एक छोटा प्रांत था जिसका नाम था फरगना। फरगना के जो शासक थे ये थे उमर शेख मिर्जा द्वितीय। इनकी पत्नी थी कुतलुग निगार खानूम। और इन दोनों का बेटा कौन था? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। कल मैंने इसकी कहानी भी आपको बताई थी कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। बाबर केवल 12-13 साल का था और कम उम्र में ही बाबर के हाथ में फरगना की बागडोर आ जाती है। लेकिन शिबानी खान के द्वारा बाबर का पूरा फरगना ले लिया जाता है और मात्र कुछ ही महीनों के अंदर बाबर बेघर हो जाता है, प्लस अपनी मां और बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाबर की पूरी जवानी स्ट्रगल में बीतती है। काबुल वाले रीजन में तो वो जल्दी से जीतता ही नहीं है। बहुत सारी हार, बहुत सारी शिकस्त खाने के बाद आखिरकार उसकी किस्मत उसे भारत बुलाती है। उसकी जैसे डेस्टिनी ही भारत में लिखी थी, वो जहां पैदा हुआ उस जगह ने उसको अपनाया ही नहीं जैसे। और आखिरकार दिल्ली उसको बुलाती है और दिल्ली में वो किस तरीके से आता है और मुगल सल्तनत की स्थापना करता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ही इज द फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने कुछ समय पहले, 1526 से भी पहले, राजस्थान के पास एक छोटा सा गांव है, वहां पर आक्रमण किया था। एक जनजाति के कबीलों पर आक्रमण किया था। तो उस जगह को बोलते हैं भेरा। क्या बोलते हैं? भेरा। कई किताबें बताती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन यह पूछ देता है कि बाबर ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण कब किया। तो ध्यान रखिएगा, अगर 1526 पानीपत के साथ साथ 1519 भेरा ऑप्शन में है तो आप 1519 भेरा के साथ जाना। वैसे ये क्वेश्चन रेयर ही पूछता है। ये क्वेश्चन केवल मैंने एक ही बार देखा है पूछा गया, वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अदरवाइज मैंने एसएससी में क्वेश्चन पूछते हुए नहीं देखा है कभी भी। एसएससी के में आज तक जब भी पूछा है कि बाबर ने पहला आक्रमण भारत में कब किया, तो 1519 ऑप्शन में ही नहीं होता है, सीधे 1526 देता है और पानीपत बच्चे लगा देते हैं और वही सही होता है। क्लियर है भाई? अगर एक दिन पीडीएफ ना अपलोड हुआ करे तो आप परेशान ना हुआ करिए। मेरे हाथ में अगर हो तो तुरंत ही अपलोड हो जाए। टेक्निकल टीम के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी क्लासेस होती हैं। मेरी हो रही है, अमन सर की क्लास है, बलराम सर की है, हरीश सर की क्लास है, गगन सर की है। तो कभी कभी स्किप हो जाती हैं चीज़ें, मैं बोल दूंगा। ठीक है। और अगर नहीं अपलोड हुई है तो आज भी नहीं होगी और कल भी नहीं होगी, क्योंकि सैटरडे संडे को ऑफिस क्लोज रहता है। तो अब मंडे को हो जाएगी, परेशान ना होइए। और आज वाली भी एनोटेशन मंडे को ही होगी, अब ये मान के चलिएगा। एक कंसर्न ले लूं, करमवीर का क्या बोल रहे हैं?
राम राम सर जी। कल लाइब्रेरी में एक लड़के ऐसे कहता है कि भाई मुझे हरियाणा की के बारे में, ऊपर से कहता है कि मेरा सीजल मेंस हो गया था, कट ऑफ में रह गया। ऊपर से कहता है कि मेरा यूपीएसआई में हो गया था। मैं क्या कहूँ उसको। मुझे कहता है कि तू सारा दिन पढ़ता रहता है, मेरे को डेमो इतने करके चला गया। अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में यार, कोई नहीं है टक्कर में। कहाँ दूसरों की बातों पे आ रहे हो आप। मैं जितना आपकी बात से समझ रहा हूं, तो कोई आके कह रहा है मैं मेरा यहाँ हो गया, मेरा वहां हो गया। अरे आपको पता भी है, आपको रियलिटी पता है, हुआ भी है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं उल जलूल कामों से। कई लोग हमें अपनी डीपी लगाकर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आज यहाँ घूमने जा रहे हैं तो कल वहां पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं। कोई बाइक राइडिंग करके चला जा रहा है लेह लद्दाख, हम उसी में परेशान हुए जा रहे हैं। कमरा बंद करके मेहनत करते रहो भाई, तुम्हारा भी दिन आएगा। दुनिया जाए चूल्हे में, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके पास ले देकर आप ही का कॉन्फिडेंस है, आप ही का टाइम है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम दूसरों का ध्यान दें और उनके हिसाब से उनकी बातों को सुनकर खुद को डिप्रेशन में ले जाएं, और या तो दूसरा रास्ता है हमारे पास कि अपने कान हम बंद कर लें, दिल को पत्थर का बना लें और सिर्फ अपनी मेहनत करें। हमें पता है एग्जाम कब होना है, हमारे सामने कैलेंडर आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और हमारे सामने क्लास हो रही है। हमें सीधी सी क्लासेस करनी है। एग्जाम का टाइमलाइन हमें पता है। जैसे ही हमारा कोर्स पूरा होगा हमें मॉक देना शुरू कर देना है। हमारी केवल इतनी ड्यूटी है, या तो हम ये फॉलो कर लें या तो हम उनकी सुन लें। छोड़ो उन लोगों को, यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। बाबर ने पहला आक्रमण कब किया, ऑप्शन के हिसाब से जाना बहुत रेयर है। एसएससी में तो आज तक नहीं 1519 के बारे में पूछा है, बट मैंने बता दिया है कि आप फंसे ना। कभी भी अगर पूछा जाए तो इसके लिए तैयार रहना। बाबर के द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, बाबर ने इसको तुर्क भाषा में लिखा हुआ है। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं ऑटोबायोग्राफी से, ध्यान दीजिएगा। बाबर की आत्मकथा, इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से। पहला क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि बाबर ने सबसे ज्यादा बाबर ने अपने भारत में रुकने का कारण क्या बताया। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी में। तो पहला क्वेश्चन बनता है भारत में रुकने का कारण। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको बताया था, क्या उसने अपना कारण बताया है, मौसम बताया अपना कारण। उसे दिल्ली का मौसम पसंद आ गया था। तो ध्यान रखना है, भाई साहब मौसम की वजह से रुक गए थे यहां पर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि बाबर ने सबसे कम किस चीज का जिक्र किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। ठीक है, तो सबसे कम जिक्र किस बारे में किया है। सबसे कम जिक्र, तो ध्यान रखिएगा बैटल्स के बारे में, युद्ध के बारे में सबसे कम उसने जिक्र किया है। मात्र बस 2-4 लाइनें ही उसने लिखी हुई हैं युद्ध के बारे में। अब आप खुद बताइए, जो चीज जिसकी स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में आदमी ज्यादा बात करना चाहता है। आपको देखकर लगेगा कि भारत में वो आते ही आते लगातार 4 साल 4 युद्ध जीत गया, एक भी नहीं हारा भारत में युद्ध। लेकिन उससे कहीं ज्यादा 18 से 20 युद्ध वो अफगानिस्तान में ऑलरेडी हार चुका था। इसीलिए बैटल उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, बैटल उसकी दुखती हुई नब्ज थी। जब भी युद्धों का जिक्र होता था उसे हमेशा ध्यान आता था कि किस तरीके से उसकी जिंदगी के लिए उसकी बहन ने अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किया। तो उस वजह से भी वो गिल्ट में रहता था बहुत। और तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में
किस भारतीय शासक को मोस्ट पावरफुल बताया है? किस भारतीय शासक को सबसे शक्तिशाली बताया है? यह क्वेश्चन तीनों में सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा। राजा कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, अभी आप विजयनगर अंपायर के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको विजयनगर अंपायर पढ़ाऊंगा, लेकिन मुगल अंपायर पूरा हो जाने के बाद। राजा कृष्णदेव राय कौन थे? ये विजयनगर अंपायर में तुलवा वंश के शासक थे, इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, तो ध्यान रखिएगा। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य जो था, उसके शासक राजा कृष्णदेव राय को सबसे प्रतापी शासक बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है। तो ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं बायोग्राफी से। जब बाबर भारत में आया तो लगातार उसने 4 साल 4 बैटल लड़े। सबसे पहला 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। यह किससे हुआ? पानीपत का फर्स्ट बैटल। यह किससे लड़ा? इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी से, आपको पता ही है। यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद बाबर को पता था कि अगर ट्रेड रूट स्थापित करना है, तो आप खुद देखिए, ट्रेड के लिए यहां पर दिल्ली में बैठा है बाबर, तो अगर इसे ट्रेड रूट पानी वाला चाहिए तो नीचे उतरना पड़ेगा, और रास्ते में क्या आएगा? रास्ते में आएगा राजस्थान। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान में किससे अगला बैटल हुआ? राणा सांगा से। राणा सांगा, ठीक है, जिनके शरीर पे 36 घाव थे, उसके बाद भी युद्ध लड़े थे वो। तो राणा सांगा से खानवा का युद्ध हुआ, इसको भी बाबर जीता। 1528 में बाबर ने यह मालवा वाला रीजन जीता, मतलब एमपी पूरा अपने हाथ में लिया, जिससे कि दक्षिण भारत की तरफ का रास्ता साफ हुआ। और मध्य प्रदेश में उसकी लड़ाई किससे हुई? 1528 में चंदेरी का यह युद्ध बोला जाता है। एमपी में एक जगह है चंदेरी, ठीक है, वहां के राजा थे मेदिनी राय। कौन थे? मेदिनी राय। इनसे युद्ध हुआ और इस बैटल को भी बाबर जीता। लगातार 3 वर्षों के अंदर 3 लड़ाइयां बाबर ने लड़ी, और इतने कम समय में आप देख सकते हो लगभग उत्तर भारत पूरा बाबर ने अपने कब्जे में ले लिया था। केवल 3 साल के अंदर बाबर की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि पूरे अफगानिस्तान में बाबर के नाम का डंका पिट रहा था। अब जब अफगानिस्तान में खबर पहुंचती है, तो वहां के जितने भी छोटे बड़े शासक थे, उनके कान खड़े हो जाते हैं। उनका कहना होता है, ये कल का लौंडा हमारे बीच का, जिसको हमने पटक पटक के भगा भगा के मारा है, वो आज जाके दिल्ली जीत चुका है, और दिल्ली नहीं पूरे उत्तर भारत पे कब्जा कर रहा है। तो वो एक मानसिकता होती है ना, जब आदमी को पता होता है कि कभी भी हम इसको हरा चुके हैं, तो इंसानी फितरत है, उसको लगता है कि हमेशा ही हमसे कमजोर रहेगा। तो ये छोटे बड़े अफगान शासक आपस में वार्ता करते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि चलो, जैसे बाबर ने दिल्ली जीती है, तो हम पहले तो नहीं सोच सकते थे, लेकिन बाबर को तो हम हरा ही चुके हैं बहुत बार यहां, वो अदना सा बाबर हमारे सामने क्या करेगा, तो चलो चल के अब बाबर से दिल्ली छीन लेते हैं। तो एक साथ 4 अफगान शासकों ने मिलकर दिल्ली पर हमला किया, और यह बैटल एक तरफ बाबर अकेला और दूसरी तरफ 4 अफगान शासकों की सेना। और इसी युद्ध को क्या बोलते हैं? घाघरा का युद्ध, ठीक है, जो कि 1529 में हुआ। तो यह किससे हुआ? अफगान फोर्सेस से हुआ। अफगान फोर्सेस से यह युद्ध हुआ बाबर का, ठीक है। और बाबर ने अकेले ही 4 अफगान शासकों को धूल चटा दी। उसका कारण पता है क्या था? बाबर की तोपें। बाबर को जो दौलत खान लोदी से लाहौर से जो तोपें मिली थी पानीपत का युद्ध लड़ने के लिए, उन तोपों की गरज के आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा था। यह वो दौर था जब तोपें दिल्ली सल्तनत के अलावा किसी के पास थी ही नहीं। यही कारण था कि राणा सांगा की सेना भी नहीं टिक पाई, यही कारण था कि मेदिनी राय की सेना भी नहीं टिक पाई, और इतने बड़े लड़ाके अफगान फोर्सेस के, वो भी नहीं बाबर की सेना के आगे टिक पाए।
बाबर की जो फोर्सेस थी ये बहुत टैक्टिकल वे में लड़ती थी। जो भी युद्ध का मैदान होता था उसमें एक नाले की तरह ऐसे खोद दिया जाता था, यहां पे अंदर सैनिक बैठ जाते थे और नाले के ऊपर जस्ट तोपें निकली रहती थी, इन तोपों के मुंह। मतलब सामने वाली जो सेना है उसको बहुत कम लोग दिखाई देते थे, केवल तोपों के मुंह ही दिखाई देते थे। और सामने जो लाखों की सेना खड़ी होती थी, जब तोपों के गोले बरसने शुरू होते थे तो सेना देखते ही देखते तितर बितर हो जाती थी। और इस तरीके से जो बाबर की फोर्सेस हैं इनमें कैजुअलिटी बहुत कम होती थी, ना के बराबर। तो एक्चुअली बात यह थी कि इन 4 सालों में जो बाबर को इतनी तेज सफलता मिली थी उसके पीछे का कारण था बाबर की तोपें। क्लियर है इतनी बात? अब इसको याद कैसे रखोगे? 1530 में बाबर की डेथ हो गई, ठीक है। तो बाबर का टेन्योर 1526 से 30 तक का, बस आप एक मंत्र ले लो, इसी में याद रख सकते हो। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। मैंने क्या बोला? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानी पिया का मतलब पा से पानीपत 1526 में। खाना खाया का मतलब खानवा 1527 में। चांद देखा का मतलब चंदेरी 1528 में। घर गया का मतलब घाघरा 1529 में। और उसके बाद 1530 में मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, बस बाबर का टेन्योर खत्म। आसानी से आप ध्यान रख सकते हो इसे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात सभी को? बाबर की 1530 में जब मृत्यु हुई तो बाबर की पहले एक टॉम बनाई गई आगरा के आराम बाग में। लेकिन बाबर की यह इच्छा थी कि उसकी जो बॉडी है उसको ले जाकर फाइनली काबुल में ही दफनाया जाए। तो फिर बॉडी को यहां से निकाल के ले जाया गया और फाइनली जाकर काबुल में बाबर को दफनाया गया। तो एक तरीके से तभी आप देखोगे भारत में बाबर की टॉम आगरा में आपको मिलेगी, लेकिन शरीर वहां पे दफन नहीं है। शरीर को दफन किया गया जाकर काबुल में। इतनी बात सभी को क्लियर है? बाबर के टेन्योर में एक ही स्टैब्लिशमेंट है, और वो क्या है आप सभी को पता है, बाबरी मस्जिद। बाबर ने इन 4 साल के अंदर बाबरी मस्जिद की स्थापना करी। यह बाबरी मस्जिद कब से कब तक बनाई गई? तो 1528 से 29 के बीच में इस मस्जिद को बनाया गया। एक क्वेश्चन और पूछता है, बाबरी मस्जिद को अयोध्या में किस आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो इस आर्किटेक्ट का नाम क्या था? मीर बाकी, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद बिल्ट बाई मीर बाकी, ठीक है। तो मीर बाकी का नाम ध्यान रखना। इतनी बात सभी को क्लियर है? 1526 से 30 तक का बाबर का टेन्योर आपका पूरा है। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। 30 में जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठने योग्य हो जाता है। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा है, रिस्पॉन्सिबल भी है, ठीक है। अपने पिता की गद्दी को सर्व करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसके अंदर शासक के पूरे गुण हैं। एक बात वैसे आपको बताऊं, मुगल साम्राज्य में बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी शासक हैं इन सब के अंदर बादशाह बनने के गुण थे। कूट कूट के भरे हुए थे ये सब, एक से बढ़कर एक गद्दियों पर इसने शासन किए हैं। लेकिन औरंगजेब के बाद से मुगलों का डिक्लाइन शुरू होगा। उसके बाद मुगल अंपायर के अंदर जितने भी बादशाह आएंगे वो सब ज्यादा ही अय्याश प्रवृत्ति के आएंगे। वैसे इनके बीच में भी कुछ लोगों ने अय्याशी करी है, जैसे कि जहांगीर बहुत अय्याश प्रवृत्ति के हैं। शाहजहां के टेन्योर में हमें बैटल्स या एस्टैब्लिशमेंट में चीजें कम देखने को मिलती हैं। शाहजहां अपनी मोहब्बत में ही बिल्कुल शुमार थे। एक बैटल हाँ उन्होंने लड़ा हुआ है पोर्चुगीज से, पुर्तगालियों को हराया था, हुगली नदी वाला पूरा क्षेत्र ले लिया था। इसके अलावा बाकी शाहजहां का टेन्योर भी इश्क मिजाजी में दिखाई देता है। बाकी हाँ औरंगजेब ने कड़ाई से शासन किया है, या अकबर की बात करें अकबर का भी सफल शासन है। हुमायूं का भी टेन्योर एक तरीके से सफल है और स्ट्रगल भी है, 50-50 है। और बाबर ने तो एस्टैब्लिश किया ही किया, ठीक है। तो अब हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं का टेन्योर आप देखिए 1530 से लेकर 40 तक, पहले 10 साल शासन किया है, उसके बाद 15 साल का गैप है। अब कहानी क्या है हुमायूं की? हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठता है, हुमायूं के सामने पहला चैलेंज आता है 1531 में।
और 1531 में पहला ही बैटल हुमायूं को लड़ना पड़ता है। किससे? यह बैटल होता है शेर शाह सूरी से। आवाज तो क्लियर है ना भाई सभी को? सर, तोप यूज करने वाला बाबर पहला शासक हुआ था क्या? हाँ, हमें इतिहास में जो लिखित फॉर्म में एविडेंसेस मिलते हैं उसमें बाबर ही पहला व्यक्ति है जिसने तोपों का यूज किया हुआ है। क्योंकि इब्राहिम लोदी का जिक्र नहीं मिलता है। भले ही उसके पास तोपें थीं, लेकिन इब्राहिम लोदी ने कोई और बैटल कहां लड़ा? ठीक है, छोटे छोटे उसने बैटल लड़े हैं जिनका जिक्र नहीं है, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति का शासक था इब्राहिम लोदी, थोड़ा खड़ूस टाइप का था, बेइज्जती किया करता था सबकी, तो हिस्टोरियंस भी उससे खुश नहीं रहते थे। और ये वो दौर हुआ करता था कि इतिहासकार जिस शासक से खुश हैं उनके बारे में और बढ़ चढ़ के लिख देते थे। और कई सारे शासक तो अपने बारे में लिखवाते भी थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी। वो तो पागल ही था एकदम। उसको तो सोशल मीडिया का इतना शौक था, उस टाइम की सोशल मीडिया का मतलब लिखावट। अलाउद्दीन खिलजी तो इस तरीके का था कि वो कहता था इतिहास का हर एक पन्ना जिसमें मेरा जिक्र नहीं होगा मैं उस पन्ने को जला दूंगा, ऐसा इतिहास ही मैं जला दूंगा। ठीक है, तभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ हमें लिखा हुआ मिलता है। ऐसा ही अकबर भी अपने बारे में लिखवाने में बहुत स्ट्रिक्ट था। अकबर भी चाहता था उसके बारे में बहुत लिखा जाए। तो हमें बाबर के ही बारे में पता लगता है कि सबसे पहले उसने ही तोप का यूज किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर रॉकेट की बात आए तो सबसे पहले भारत में रॉकेट किसने बनाए थे? हैदर अली ने बनाए थे। हैदर अली के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। और रॉकेट का यूज सबसे पहले किसने किया? तो हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने उसका यूज किया। ठीक है, खैर वो सब कंफ्यूजिंग हो जाएगा, यहां पर आप कहानी पर ध्यान दीजिए, इस फ्लो में आप रहोगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। ठीक है, देखिए 1531 में शेर शाह सूरी जैसे ही तख्ता पलट होता है। अब शेर शाह सूरी कौन है? शेर शाह सूरी यहां पर बिहार के सासाराम का शासक है। ठीक है, ठीक है, हसन खान का बेटा है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को यह गलत फहमी हो जाती है, उसको लगता है तख्त पलटा है, बाबर की मौत हो गई है और यही सही टाइम है मुगल सल्तनत पे आक्रमण करने का। और शेरशाह सूरी आक्रमण कर देता है। उसको लगता है कि हुमायूं है, बाबर का बेटा है, सल्तनत क्या ही बचा पाएगा, नया नया है। लेकिन इस बैटल में उल्टा होता है, शेरशाह सूरी हारता है, हुमायूं इस बैटल को जीत लेता है और शेरशाह सूरी का 9 साल का बेटा जो इस युद्ध में हिस्सा ले रहा था उसको हुमायूं गिरफ्तार कर लेता है। और इसके बाद दोनों के बीच में करार होता है और बहुत मुश्किल से 1 साल के बाद हुमायूं शेरशाह सूरी के बेटे को छोड़ता है। शेरशाह सूरी का बेटा उसे वापस मिल जाता है। हुमायूं से वो हारता भी है, लेकिन यह शेरशाह सूरी की बहुत बड़ी हार और बेइज्जती होती है। शेरशाह सूरी अपमान का यह घूंट उस टाइम पर पी जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी के दिमाग में जैसे उसने कसम खा ली हो कि हुमायूं को तो हरा कर ही छोड़ूंगा। तो यहां पर शेरशाह सूरी हार चुका है 1531 में, हुमायूं का कार्यकाल चल पड़ा। अब आगे क्या है? 8 साल तक हुमायूं ने ठीक तरीके से शासन किया, लेकिन 1539 में बिन बताए अचानक से हमला होता है शेरशाह सूरी का 1539 में। ठीक है, इस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध, क्योंकि चौसा में यह लड़ाई हुई थी। शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया 8 साल के बाद पूरी तैयारी के साथ। हुमायूं पर सीधा हमला था ये, एक तरफ मुगलों की सेना और एक तरफ शेरशाह सूरी की सेना। चौसा का युद्ध हुमायूं बुरी तरीके से हारता है। इवन हुमायूं को जान बचा के भागना पड़ता है दिल्ली से। अब हुमायूं के जो अंगरक्षक होते हैं, जो छोटी सी सेना की टोली बची होती है, वो हुमायूं की जान बचा के किसी तरीके से हुमायूं नीचे कन्नौज की तरफ आ जाता है। ठीक है, कन्नौज में, यूपी में इसको ले आते हैं। अगले ही साल शेरशाह सूरी पीछा करके कन्नौज पे भी हमला करता है मुगलों के ऊपर। इस बैटल को 1540 का बैटल ऑफ कन्नौज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्योंकि कन्नौज में लड़ाई हुई तो इसे बैटल ऑफ कन्नौज बोलते हैं।
इस जगह का पुराना नाम बिलग्राम भी था, इस वजह से बैटल ऑफ बिलग्राम भी इसको बोला जाता है। तो बैटल ऑफ कन्नौज बोल लीजिए या बिलग्राम बोल लीजिए, बात एक ही है, जो कि 1540 में हुआ। एक तरफ हुमायूं, दूसरी तरफ शेरशाह सूरी। हुमायूं पहले ही बुरी तरह हार चुका था चौसा के युद्ध में। 1540 में हुमायूं वैसे भी शेरशाह सूरी का सामना करने की परिस्थिति में नहीं था। जो बची खुची सेना होती है करीब 8-10 हजार की, वो सेना भी बुरी तरीके से परास्त होती है और मुट्ठी भर सैनिक ही केवल बचे होते हैं, जो जैसे तैसे हुमायूं को बस किसी भी तरह यहां से गंगा नदी पार करके ले जाते हैं और बस आप ये मान लो हुमायूं की जान ही बच जाती है। अब आप खुद बताइए, ना हुमायूं आगरा जा सकता है, ना कन्नौज से तो हार ही चुका है, यहां पर भी शेरशाह सूरी की सेना है, न दिल्ली जा सकता है। छुपते छुपाते हुमायूं को यह देश ही छोड़ना पड़ जाता है 1540 में। और उसके बाद हुमायूं रास्ता अपनाता है कहां का? यहां से कांधार से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए हुमायूं कहां जाता है? हुमायूं पहुंचता है पारस, आज की डेट में ईरान वाला जो रीजन है। ठीक है, इस टाइम पर फारस का खलीफा जो होता है, जो ईरान का खलीफा होता है, इसका नाम था शाह तमस्प। खलीफा कौन है? शाह तमस्प। ठीक है, हुमायूं जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं मुगल बादशाह हुमायूं, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और हम आपके यहां पर पनाह चाहते हैं। शाह तमस्प एक शर्त रखता है, क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम थे वो शिया मुस्लिम थे और हुमायूं सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, शाह तमस्प की शर्त होती है कि बाबू तुम्हें पनाह तो दे देंगे, लेकिन तुम्हें सुन्नी से शिया में कन्वर्ट होना होगा। तो अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं के पास कोई रास्ता नहीं होता है, हुमायूं सुन्नी से शिया में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि एक कौन सा मुगल बादशाह है जिसने शिया धर्म अपनाया था। ठीक है, तो यहां पर शिया में कन्वर्ट होता है हुमायूं। उसके बाद शाह तमस्प के द्वारा पनाह दी जाती है फारस में। अब शाह तमस्प के जो मंत्री होते हैं, उनकी एक बेटी है जिनका नाम है हामिदा बानो। क्या नाम है? हामिदा बानो, शाह तमस्प के मंत्री। ठीक है, और उनकी बेटी जिसका नाम है हामिदा बानो। अब हुमायूं यहां पर रहने लगता है और कुछ ही दिनों में हामिदा बानो से नैन मटक्का होता है। जब नैन मटक्का होता है तो अभी उम्र भी है, जवानी भी है, दोनों में इश्क हो जाता है। और जब इश्क हो जाता है तो इश्क के बाद वाली खता भी हो जाती है, गलती हो जाती है इश्क के बाद वाली, और गलती का रिजल्ट कुछ दिनों में दिखने लगता है। मतलब कहने का ये कि कुछ दिनों में पता लगता है और यह बात आग की तरह फैल जाती है कि हामिदा बानो इज प्रेग्नेंट। ठीक है, मतलब भाई साहब आए थे अपनी जान बचाने और यहां पे इश्क कर बैठे हैं, वो भी खता वाला। जब यह बात पता लगती है तो शाह तमस्प के दरबार में बुलाया जाता है हुमायूं को। शाह तमस्प का गुस्सा होता है हुमायूं के ऊपर। शाह तमस्प का कहना होता है अगर हमें पता होता तो हम आपको पनाह नहीं देते अपने आप, हमें लगा कि आप जरूरतमंद हैं, लेकिन आपके जो आप जिस तरीके से यहां पर रुके हुए हैं और आपके जो कृत्य हैं, ये बता रहे हैं कि मुझे आपको पनाह नहीं देनी थी। ये वो दौर हुआ करता था जब ऐसा होता था तो एक ही रास्ता बचता था, लोगों का निकाह करा दिया जाए। रिजल्टेंट हामिदा बानो और हुमायूं दोनों का निकाह होता है। हुमायूं को बोला जाता है कि निकाह तो करना पड़ेगा, और हुमायूं को इस बात से कोई तकलीफ भी नहीं होती है क्योंकि वो इश्क करता होता है हामिदा बानो से। निकाह होता है दोनों का और उसके बाद दोनों को टाटा बाय बाय यहां से बोल दिया जाता है। शाह तमस्प का कहना होता है, अपने मंत्री को आदेश होता है कि भाई अब तुम्हें भी अपनी बेटी को विदाई देनी होगी, क्योंकि एक तो वो सुन्नी मुसलमान है। अभी तक ये चीजें छिप जाती, लेकिन अब इतनी बड़ी बात अगर फैलेगी पूरे फारस में
तो बदनामी मेरी है, इसलिए इन लोगों को यहां से जाना होगा। मात्र 1 साल के अंदर हुमायूं को पनाह भी मिल गई थी, लेकिन हुमायूं को देश निकाला भी मिल गया यहां से। कठिनाइयां पहले से ज्यादा बढ़ गई। फारस से बाहर निकलना पड़ गया। पूरे चारों तरफ रेगिस्तान, उजाड़ दिया बान रेगिस्तान, कुछ है ही नहीं। पहले तो अकेला था, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी। अब वही सेना की टुकड़ी के कुछ लोग, और साथ में 1 से 2 हो गए हैं, और अब 2 से 3 भी होने वाले हैं। हुमायूं के 4 भाई होते हैं। कौन कौन? तो हुमायूं 4 भाई थे। सबसे बड़ा तो हुमायूं, ठीक है। दूसरा भाई कामरान। तीसरे भाई का नाम था हिंदाल। और चौथे भाई का नाम था अस्करी, ठीक है। हुमायूं की एक खास बात थी, अच्छी आदत थी हुमायूं की है। हुमायूं के अंदर तख्त को लेकर इतना लालच नहीं था कभी। हुमायूं अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था, और यही कारण था कि उसने अपने भाइयों को जगह जगह की सूबेदारी दे रखी थी, बांट रखी थी अपने भाइयों में सूबेदारी। जो छोटे भाई दोनों हिंदाल और अस्करी थे, इन दोनों को हुमायूं ने मेरठ की सूबेदारी दी हुई थी, और छोटे भाई कामरान को लाहौर की सूबेदारी दी हुई थी। और खुद हुमायूं आगरा और दिल्ली पर तख्त पे बैठता था। जो हिंदाल और अस्करी हैं, जो कि मेरठ में थे, इनके हाथ से तो सब कुछ निकल चुका है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था। तो मेरठ की सूबेदारी तो इनके हाथ से चली गई होगी। हुमायूं को पता भी नहीं है कि उसके भाई जिंदा भी हैं या नहीं जिंदा है। लेकिन हुमायूं थोड़ा सा इस बात पर कॉन्शियस है कि हो सकता है लाहौर पर अभी शेरशाह सूरी का कब्जा ना हो। कहां पर? लाहौर पर शेरशाह सूरी का ना हो कब्जा, क्योंकि लाहौर दिल्ली से काफी दूर है। और जब वो लौटा था तो लाहौर पे ऐसा उसने कुछ देखा भी नहीं था। तो इस टाइम पर ले देकर हुमायूं के दिमाग में केवल एक ही उम्मीद है, और वो उम्मीद है उसका भाई कामरान। हुमायूं चाह रहा है कि वो एक बार लाहौर बस पहुंच जाए, और अगर लाहौर में आज भी कामरान सूबेदार होगा तो सारी चीजें बन जाएंगी। फिर क्या था, हुमायूं अपनी बीवी हामिदा बानो के साथ लाहौर की तरफ चल पड़ता है। महीनों तक भटकते भटकते सेना की छोटी टुकड़ी के साथ, 200-300 लोग ही बचे होंगे बस, उनके साथ जैसे तैसे खाने का इंतजाम करते करते, थकते हारते, शक्ल भी अजीब सी हो गई है, दाढ़ी पूरी बढ़ गई है, हजामत नहीं हुई बहुत टाइम से, महीनों से, खुद का ही होश नहीं है, बच्चा पैदा होने वाला है वो अलग। अब यहां पर पाकिस्तान जो आज का पूरा रीजन पड़ता है, पहले तो भारत ही हुआ करता था। पाकिस्तान में आज भी एक जगह है अमरकोट, लाहौर से थोड़ी दूरी पर अमरकोट। हुमायूं पहुंचता है अमरकोट में, और यहीं पर हामिदा बानो की तबीयत ऐसी हो जाती है कि अब ये बच्चे को जन्म ही देने वाली है। हुमायूं बहुत परेशान है। हुमायूं पता करता है कि यहां का शासक कौन है, तो पता लगता है अमरकोट के राजा वीरसाल हैं। कौन है? राजा वीरसाल, ठीक है। तो हुमायूं उनके दरबार में जाता है, राजा वीरसाल को अपना परिचय देता है कि मैं मुगल बादशाह हुमायूं, ऐसी ऐसी बात हो गई और हम इस टाइम पर खतरे में हैं, हमारी बीवी ऐसी हालत में है, तो हम चाहते हैं कृपया करके अपने यहां पर हमें पनाह दीजिए। राजा वीरसाल काइंड हार्ट पर्सन, राजा वीरसाल बहुत ही खुशी से हुमायूं और हामिदा बानो को आमंत्रित करते हैं। हामिदा बानो को लाया जाता है अमरकोट में राजा वीरसाल के महल में। वहां पर शाही देख रेख में यह दिन होता है 15 अक्टूबर 1542। ध्यान रखिएगा, 1540 में हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ गया था फारस। 2 साल हो चुके हैं। 15 अक्टूबर 1542 के दिन अमरकोट में राजा वीरसाल के महल में
हामिदा बानो एक बेटे को जन्म देती हैं, एक बेटे को जन्म देती हैं, और इसका नाम क्या है? इसका नाम रखते हैं मोहम्मद जलालुद्दीन। प्यार से हुमायूं और हामिदा बानो जलाल के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, आगे चल के मोहम्मद जलालुद्दीन को ही भारत की जनता अकबर का खिताब देगी। फिर यह नाम बहुत पीछे छूट जाएगा, लोग अकबर के ही नाम से इसको जानेंगे। अभी इसका नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है, प्यार से इसके माता पिता इसको जलाल बुलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन से हिंदू शासक है जिनके राजमहल में या जिनकी टेरिटरी में अकबर का जन्म हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में जन्म हुआ था। हुमायूं अभी तक 1 से 2 हुए थे, अब 2 से 3 हो गया है। दिन पर दिन टेंशन बढ़ रही है। राजा वीरसाल के महल में कब तक रहोगे? पनाह ही तो मांगी है ना, कुछ महीने और रह लोगे, उसके बाद क्या? बेटा तो बड़ा ही हो रहा है, हाथ से पूरी सल्तनत जा चुकी है, दिल्ली की तरफ जाने की गलती नहीं कर सकते, पकड़ गए तो वापस भी नहीं आ पाओगे, यहां बीवी बच्चा ऐसे ही यतीम हो जाएगा। हुमायूं अभी भी दिमाग में सिर्फ एक जगह को रख रहा है, और वो है लाहौर। लाहौर पहुंचना अभी बाकी है। हुमायूं हामिदा बानो और अपने बच्चे जलाल को छोड़कर लाहौर के लिए निकलता है। जब लाहौर जाता है तो हुमायूं की खुशनसीबी, उसे पता लगता है कि यहां का शासक आज भी कामरान है। हुमायूं की खुशी का ठिकाना नहीं। हुमायूं पहुंचता है राज दरबार में। जो संतरी होता है वो कहता है अपना परिचय दो। हुमायूं बताता है कि सिर्फ एक बार जाके कह दो हुमायूं आया है। इसके आगे पीछे हुमायूं कुछ नहीं बोलता है कि मुगल बादशाह या कुछ भी। हुमायूं कहता है बस जाकर ये बोल दो हुमायूं आया है। संतरी जाकर बताता है, जैसे ही कामरान के कान में खबर जाती है, कामरान तख्त से उठ खड़ा होता है और भागता हुआ आता है, और यहां पर हुमायूं और कामरान दोनों मिलते हैं। दोनों ही भाई बहुत खुश हैं। कामरान हुमायूं को हाथों हाथ लेकर आता है अंदर, और यहां पर पता लगता है हुमायूं को कि हिंदाल और अस्करी दोनों के हाथ से मेरठ की सूबेदारी निकल चुकी है। ये दोनों भी बस जैसे तैसे जान बचाकर लाहौर पहुंच गए थे। मतलब चारों भाई यहां पर मिल जाते हैं। एक केवल कामरान की ही टेरिटरी बची थी लाहौर, इसी वजह से चारों भाई यहां पर मिल पाते हैं। कोई बात नहीं, कई दिन तक हुमायूं यहां पर रहता है। उसके बाद हुमायूं मौका देखकर कामरान से बात करता है अपने दिल की। हुमायूं बताता है ऐसी ऐसी बात है, उसका एक बेटा पैदा हुआ है। कामरान बहुत खुश होता है कि कामरान चाचा बन गया। फिर हुमायूं का कहना होता है कि मेरे एक दिल की बात है भाई, मैं ये चाहता हूं कि हमारे अब्बू ने जो हमें दिल्ली में पूरी सल्तनत बनाकर दी थी, जो मुगल साम्राज्य खड़ा किया था, उसको इस तरीके से हम अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो दिल्ली पर हमला करने के लिए। किसी तरीके से दिल्ली को तो फिर से कब्जे में करना ही है। कामरान साफ मना कर देता है। कामरान का कहना होता है कि भाई तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि दिल्ली को हराना इतना आसान नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं लाहौर की सेना लेकर दिल्ली पर हमला कर दूंगा, जबकि वहां पर तोपें हैं? तुम्हें तो सब कुछ पता है। उसके बाद भी यह तो खुदकुशी करने जैसा होगा। कामरान नहीं मानता। हुमायूं वापस आ जाता है, और इस बीच में कई साल बीतने लगते हैं। हुमायूं जैसे तैसे अमरकोट में ही रह रहा है अपने बीवी बच्चे के साथ। बच्चा बड़ा होने लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। जलाल बड़ा हो रहा है। हुमायूं इस बीच में कभी कभी बीच में लाहौर चला जाया करता था। लाहौर जब भी चला जाता था तो कामरान उसे खर्चे का जितना कुछ भी होता था वो सब दे देता था, अच्छा खासा दे देता था,
कि हुमायूं का खर्चा बहुत बढ़िया तरीके से चल जाता था, क्योंकि कामरान सूबेदार था ना, पूरा लाहौर उसके हाथ में था। तो वो तो शासक है एक तरीके से। कामरान तो ये भी कह देता था कि भाई तुम यहां पे आ जाओ, आप लाहौर की सूबेदारी लो, ये सब आप ही का दिया हुआ है। लेकिन हुमायूं के दिल और दिमाग में सिर्फ दिल्ली चल रही थी। वो कहते हैं ना, जिनके सपने अगर बड़े हैं उन्हें छोटी मोटी चीजों में खुशी नहीं मिलती। हुमायूं को कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। हुमायूं को टीस थी कि इतना बड़ा साम्राज्य उसके हाथ से निकल गया। हुमायूं को यह लग रहा था कि उसने अपने बाप की लेगेसी गंवा दी। उसके बाप ने जो बनाया था यहां पर, वो आम बात नहीं थी। दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत में उसके बाप ने कब्जा किया था मात्र 4 साल में, 4 युद्धों में। तो वो दिल्ली चाह रहा है, वो लाहौर में खुश नहीं है। वो अपने भाई को बोल रहा है तुम ही राज करो। लेकिन वो बीच बीच में आता रहता है कामरान को समझाने के लिए कि बस कैसे भी करके कामरान मान जाए। और फाइनली 6 साल के बाद 1548 में कामरान मान जाता है। हिंदाल और अस्करी का भी कहना होता है कि एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। इसके बाद 1548 से लेकर 55 के बीच में, इन 7 सालों में ये चारों भाई मिलकर तैयारी करते हैं सिर्फ दिल्ली पर हमला करने की। सीधा हमला नहीं, पूरी प्लानिंग। दिल्ली जीतना इतना आसान नहीं है। वहां पे जब जाते हैं वेश बदल के, तो इनको पता लगता है कि अब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। गद्दी पर बैठा होता है शेरशाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी। ठीक है। तो चारों भाइयों के जो हौसले हैं वो अब और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि अब उसका बेटा बैठा है, शेरशाह सूरी मर गया, तो अब यह काम हो सकता है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो ये बीच बीच में इन 7 वर्षों में, 1548 से लेकर 1555 के बीच में, इन 7 वर्षों में ये बार बार जाते हैं और ऐसे में वहां पे एंट्री के सारे मौके देखते हैं। कई सारे लोगों को खरीदते हैं, कई सारे जो वहां के सूबेदार हैं उनको खरीदा जाता है कि जब हम हमला करेंगे तो तुम बिल्कुल चुप रहोगे, तुम हमारा ही साथ दोगे। घर के भेदी जितने भी लालची लोग होते हैं उनको स्पॉट किया जाता है। और पूरी प्लानिंग के साथ आखिरकार 1555 में सीधा हमला होता है दिल्ली पर। यह जो हमला है 1555 का, ठीक है, 1555, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सरहिंद। यह सरहिंद का युद्ध है। और ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है? एक तरफ है हुमायूं अपने भाइयों के साथ, और दूसरी तरफ है शेरशाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी। और इसमें सिकंदर शाह सूरी मारा जाता है और हुमायूं का एक बार फिर से कब्जा होता है दिल्ली के ऊपर। 15 साल स्ट्रगल करने के बाद फाइनली 1555 में दिल्ली एक बार फिर से हुमायूं ने ली। तो आप देख सकते हो हुमायूं का जो टेन्योर है ये पूरा ही लगभग स्ट्रगल में ही बीता है। देन केवल 1 साल ही बीतता है और उसके बाद हुमायूं ने एक पुस्तकालय बनाया होता है, ठीक है, जिसका नाम था शेर मंडल। उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है हुमायूं फिसल के, और हुमायूं की मौत हो जाती है 1556 में। तो 1556 में अगले ही साल डेथ हो गई है। और अकबर कितने साल का है? अकबर मात्र 14 साल का है। 1542 में जलाल का जन्म हुआ है। आज 1556 में उसके पिता हुमायूं की मौत हो गई है। मात्र 14 साल का है। और अब इस 14 साल के बच्चे के लिए वक्त का तगाजा यह है कि लिखने वाली कलम छोड़ के कलम करना इसे आना चाहिए। वक्त कह रहा है कलम छोड़ो बेटा और गद्दी पर बैठो। ये 14 साल का लड़का अब क्या करेगा, कितने एस्टैब्लिशमेंट करेगा और पूरे मुगल साम्राज्य का किस तरीके से सबसे बड़ा शासक बनकर दिखाएगा और सबसे बड़ी हुकूमत चलाएगा, ये अगली क्लास में आपको पता लगेगा। ठीक है।
आज की बात यहीं तक रखेंगे। तो आज हम लोगों ने कहां से कहां तक कवर किया है? हम लोगों ने 1526 से लेकर 56 तक कवर कर लिया है। दो शासकों को हम लोगों ने कवर किया है, बाबर और हुमायूं को। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से। हुमायूं ने बाबर की जगह 1530 में ली। दो बड़े बैटल ध्यान रखिएगा, वैसे तीन बड़े बैटल हैं। एक तो 1539 में बैटल ऑफ चौसा भी हार गया, 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हार गया। उसके बाद हुमायूं को छोड़कर जाना पड़ा यहां से। ये दोनों बैटल शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराए थे। कुछ समय के लिए उसे ईरानी राजा के यहां पर शरण ली। 1555 में सूरी साम्राज्य के विघटन के बाद उसने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। ठीक है, अगले ही साल 1556 में उसकी मौत हो गई। हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया था। इस शहर का नाम था दीनपना। यह शहर कब बसाया था? हुमायूं ने 1530 में शासन करना शुरू किया है। यह शहर हुमायूं ने 1533 में बसाया था, 1533 में। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में जमाली मस्जिद और ईसा खां की मस्जिद हुमायूं के ही द्वारा बनाई गई है। तो जिनको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यह अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसकी विधवा हामिदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बाद में बनाया। ठीक है, तो जो हुमायूं का मकबरा है वो हामिदा बानो बेगम ने बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक और बात, हुमायूं की बहन जो थी गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं की बायोग्राफी लिखी हुई है, हुमायूं नामा। यह कौन सी भाषा में है? तो यह फारसी भाषा में है। अभी तक आप देख रहे थे दिल्ली सल्तनत में लगभग सारी किताबें तुर्क भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन अब मुगल साम्राज्य में केवल बाबर ने बाबरनामा तुर्क भाषा में लिखी है। अब जितनी भी किताबें हैं वो सब आपको फारसी में मिलेंगी मैक्सिमम। ठीक है, 1531 में देवरा का युद्ध शेरशाह सूरी को हराया। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं हार गया। बैटल ऑफ बिलग्राम उर्फ कन्नौज भी हुमायूं हार गया। सरहिंद का युद्ध फिर से हुमायूं जीता और यहीं से दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली के अंदर फिर से मुगल साम्राज्य का परचम लहराया। विजिट ऑफ ईरान की अगर बात करें तो उस टाइम पे ईरान का खलीफा या शासक आप बोल सकते हो शाह तमस्प था। हामिदा बानो बेगम का जन्म लगभग 1527 में शेख अली अकबर जामी के घर हुआ था। ध्यान रखिएगा, शेख अली अकबर जामी ही वो मंत्री था जो कि शाह तमस्प के अंतर्गत काम करता था। शेख अली अकबर जामी की ही बेटी थी। कौन? हामिदा बानो। ठीक है, ये एक फारसी शिया थे और मुगल राजकुमार हिंदाल मिर्जा के गुरु भी थे। एक टाइम पर हिंदाल को इन्होंने ज्ञान भी दिया था, जो कि हुमायूं का भाई था। ठीक है, तो 1556 तक हम लोग आ गए हैं। अब यहां से अकबर का टेन्योर कल की क्लास में नहीं शुरू होगा। अगली क्लास में पहले हम लोग शेरशाह सूरी को कवर करेंगे। शेरशाह सूरी के 5 साल कवर करने बहुत इंपॉर्टेंट है, 1540 से 45। 40 में हुमायूं जब भाग निकला तो दिल्ली पर शेरशाह सूरी का कब्जा हुआ। इन 5 सालों में इसने बहुत सारे डेवलपमेंट किए। 5 वर्षों के अंदर इसके डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, आज की डेट में जो हमारे देश की करेंसी है जिसको रुपया बोलते हैं, वो शेरशाह सूरी की ही देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो भी शेरशाह सूरी ने ही बनाई हुई है। तो पहले हम लोग अगली क्लास में शेरशाह सूरी को कवर करेंगे, देन अकबर में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। नहीं, कल क्लास नहीं होगी, अब मंडे को होगी।